गुड मॉर्निंग क्लास। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि किस तरह सॉलिड्स को क्लासिफिकेशन किया गया है, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं और क्या क्या उनको बेसिस पे डिवाइड किया गया था। ठीक है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, हमने सब कुछ पढ़ लिया था। अब हम देखेंगे ना कि मास, वॉल्यूम, लेंथ, ठीक है, इन सब को कैसे मेज़र किया जाता है। ठीक है, कैसे उनके यूनिट्स लिखे जाते हैं, कैसे उनके यूनिट्स फाइंड किए जाते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। सबसे पहले देखिए यूनिट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब अगर हमारे पास कोई चीज़ है, कोई वेट है, ठीक, तो उसका वेट कितना है, उसका मास कितना है, ये जानने के लिए हमें क्या पड़ा, यूनिट की ज़रूरत पड़ी। अब समझिए यहाँ से आप लंदन जा रहे हैं, ठीक है, तो आप कितना ट्रैवल कर रहे हैं, कितनी दूरी ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, उसको जानने के लिए क्या हुआ, हमें ज़रूरत पड़ा किसका, यूनिट्स का। ठीक है, अब यूनिट्स तो भैया हर यूनिट हर देश के लिए अलग अलग हैं। ठीक है, अपना अलग सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, वेट के लिए से इंडिया में किलो, किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, ग्राम्स ऐसे यूज़ होते हैं, टन्स, बाकी देशों में पाउंड्स वगैरह वगैरह यूज़ होते हैं। ठीक है, अब चलिए जैसे दूरी का ही ले लीजिए, अब यहाँ पे मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर यूज़ होता है, बाकी देशों में क्या होता है, माइल्स ऐसे यूज़ होते हैं। ठीक है, चलिए हम आगे देखते हैं भैया क्या होता है, इसीलिए ज़रूरत पड़ी। अब देखिए भैया जरा क्या होता है, लेंथ का क्या होगा, देखिए लेंथ। अब हमने जाना ना भैया, एक एसआई होता है, क्या होता है, एसआई यूनिट होता है भैया। सबसे पहले ये देख लीजिए क्या होता है, एसआई यूनिट होता है। ठीक है, चलिए हम इसे देखते हैं एसआई यूनिट क्या होती है भैया। देखिए एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या, सिस्टम इंटरनेशनल। सिस्टम इंटरनेशनल का क्या मतलब है, ये वो सिस्टम है जो इंटरनेशनली सब लोग यूज़ करते हैं। इंटरनेशनली सब लोग यूज़ करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट है, जैसे मान लीजिए आपने दुबई से एक फ़ोन मंगवाया, ठीक है, तो उसमें जो उसका वेट होगा, जो उसका वॉल्यूम लिखा होगा बॉक्स का, वो क्या होगा भैया, एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखा होगा। किस फॉर्म में लिखा होगा, एसआई यूनिट के फॉर्म में लिखा होगा। ठीक है, अब देखिए क्या है ना, एसआई यूनिट में लेंथ, मास, टाइम, ठीक, टेम्परेचर, और क्या हो भैया। ठीक है, चलिए लेंथ को किस में लिखा जाता है, इसका सिंबल क्या होता है भैया, एल होता है। ठीक है, मास का सिंबल क्या होता है, एम होता है। टाइम का सिंबल क्या होता है, टी होता है, स्मॉल टी। और टेम्परेचर का क्या, कैपिटल टी। लेंथ को हम किस में नापते हैं, मीटर्स में। मीटर्स में नापते हैं, किस लिए, केवल एसआई यूनिट में किस लिए लेते हैं, मीटर में लेते हैं। मास को किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। टाइम को किस में लेते हैं, आवर्स या सेकंड, आवर्स या मिनट। टेम्परेचर किस में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं, केल्विन में लेते हैं। ठीक है, अब भैया मीटर के लिए क्या होता है, ये एम होता है, ये केजी में आएगा। आवर्स के लिए क्या होता है, एच होता है, या एस होगा सेकंड के लिए, या क्या होगा, एम होगा मिनट के लिए। किसके लिए भैया, मिनट के लिए होगा, देखिए। ठीक है, केल्विन के लिए के यूज़ करते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, नॉर्मली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं, या फिर डिग्री फ़ारेनहाइट यूज़ करते हैं। ठीक है, केल्विन ही टेम्परेचर का ऐसा यूनिट है जिसमें डिग्री नहीं लगती है। क्या नहीं लगती भैया, डिग्री नहीं लगती है। चलिए ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ये नोट हो गया, आगे लिखते हैं भैया। चलिए अब क्या है ना, हमने जान लिया कि लेंथ। अब क्या होता है ना, किसी चीज़ का यूनिट फाइंड करते हैं, जैसे वॉल्यूम, ठीक है, डिस्टेंस, एरिया। ठीक है, चलिए हम लोग वो फाइंड करते हैं। ठीक है, चलिए जैसे अब आप देख लीजिए स्पीड। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं।
और टाइम को किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं, तो क्या हो गया भैया, मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक है, अगर हम ले लें वॉल्यूम, सॉरी एरिया ले लेते हैं, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ क्या भैया क्या होता है, एल होता है, ब्रेथ भी क्या है, एक तरह से डिस्टेंस ही है, तो उसको क्या लेते हैं भैया, देखो क्या लेते हैं, मीटर में ही लेंगे उसको भी, क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया क्या। चलिए वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, यानी मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, क्या हो गया, मीटर क्यूब हो गया क्या। चलिए चलो आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा भैया, प्रेशर है। चलिए फोर्स देख लेते पहले, फोर्स क्या होता है, फोर्स का क्या होता है भैया बताइए, फोर्स का क्या होता है, मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, मास को तो हम m से लिखते हैं, कैपिटल M से। चलिए मास को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं ना, kg लिखते हैं, सीधे यूनिट लिखते हैं। एक्सीलरेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन का मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ, देखिए भैया एक्सीलरेशन का क्या होगा, एक्सीलरेशन क्या होता है, स्पीड पर यूनिट टाइम होता है ना, स्पीड पर यूनिट टाइम होता है ना, तो स्पीड का क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, और यहाँ पे सेकंड, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया क्या, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। प्रेशर का क्या हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, क्या होता है प्रेशर का, फोर्स पर यूनिट एरिया। चलिए फोर्स का क्या निकाला था, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया हमने कितना निकाला, देखिए m स्क्वायर, एक m से एक m गया क्या, देखिए क्या बन गया, kg पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बन गया। ऐसे ही हम डिफरेंट चीज़ों के डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए ये हो गया, आगे हम लोग देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या देखेंगे भैया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। चलो देखते हैं इसको क्या होता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि भैया जो मास है वो किसी भी सिचुएशन में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। द मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये लाइन सुने हैं हर जगह आप लोग। चलिए देखते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, देखना है कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास, चलिए देखिए, इट स्टेट that in any condition the mass will conserved, that is the mass of reactant must be equal to mass of product हो गया भैया। चलो देखो क्या हो रहा है, अगर हमने A ग्राम, मान लो हमने उसको X ग्राम लिया और B को हमने लिया Y ग्राम, ठीक है, क्या लिया, A को हमने X ग्राम लिया और B को Y ग्राम लिया, और इसमें बना क्या, देखो
C ग्राम बना, C बना, तो इसका वेट पता कितना होगा, x प्लस वाई ग्राम्स में, ठीक है। यानी मास जो है, चाहे इसका हो चाहे इसका हो चाहे इसका हो, ठीक है, ये दोनों मास हमेशा मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट मस्ट बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है भैया। चलो इसके आगे बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन क्या बोलता है कि अगर इस दुनिया में दो एलिमेंट जुड़ के एक प्रोडक्ट या एक कंपाउंड बना रहे हैं तो उनका जो कंपोजिशन होगा, उनका जो रेशियो होगा वो हमेशा किसी भी अगर ले लिया जाए तो सेम रहेगा। अगर आपके छत से एयर लिया जाए, अगर ऑक्सीजन लिया जाए तो वो भी O2 के फॉर्म में मिलेगा, लेकिन अगर आपका एक दोस्त जो इंग्लैंड में रहता है उसके छत से ऑक्सीजन का लिया जाए तो भी O2 मिलेगा। मतलब क्या हो गया कि भैया वो कंपाउंड दुनिया में कहीं भी पाया जाए, दुनिया में कहीं भी पाया जाए, उस कंपाउंड का कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। अगर हम ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हमें 2 O2 ही मिलेगा, क्या उसका कंपोजिशन होगा, O बॉन्ड O, ठीक है। लेकिन अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, आपके छत से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे CO2 मिलेगा, और दूसरे के कार्बन छत से लेंगे तो उसका भी क्या मिलेगा, CO2 ही मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, कंपोजिशन हमेशा फिक्स रहेगा, प्रोपोर्शन उसका फिक्स रहेगा। देखिए अगर हम क्या करते हैं कि अगर हम A प्लस बी मल के बना रहा AB, ठीक है, तो ये A प्लस बी हमेशा AB ही बनाएगा, ठीक है। अगर ये AB कहीं मिल रहा है, कहीं भी दुनिया में मिल रहा है, मान लीजिए आप ही के घर से मिल रहा है, किसी और के घर से मिल रहा है, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, हमेशा AB ही रहेगा, ठीक है। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, चलिए। इट स्टेट दैट द कंपाउंड और एलिमेंट must combine with a fixed ratio, and with the same formula। क्या बोलता है कि द स्टेट दैट द कंपाउंड और एलिमेंट मस्ट कंबाइन विथ अ फिक्स्ड रेशियो एंड विथ द सेम फॉर्मूला, यानी जो इसका कंबाइनिंग रेशियो होगा वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा, और उसका जो फॉर्मूला होगा वो भी क्या सेम रहेगा भैया, हमेशा सेम रहेगा। अगर कार्बन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा भैया, देखो एक कार्बन का होगा CO2 बनाएगा, हमेशा यही बनाएगा, ठीक है। क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा, ठीक है, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनाएगा। अगर H रिएक्ट करता है, ठीक है, तो क्या बनाएगा, देखो हमेशा H2O ही बनाएगा, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अब इसके बाद एक और चीज आएगा, चलिए देखिए, इसको नोट करिए, चलिए हम इसको इरेज कर रहे हैं। भैया लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, देखो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन क्या बोलता है कि अगर हाइड्रोजन H2 प्लस O2 मिलके H2O बनाता है, ठीक,
लेकिन अगर किसी कारण के वजह से H क्या हो, कम पड़ जाए, ठीक है, तो क्या बनाएगा, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाएंगे, HO बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड बनाएंगे, H2O2 बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, H2O2 बनाएंगे, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। अगर H की वैल्यू, अगर H कम पड़ रहा है तो क्या करेगा, कोई और बना देगा। यही बोलता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्या भैया, अगर किसी प्रोपोर्शन में जुड़ रहा था, अगर उसमें कुछ कमी आ रही है या किसी कारण वो नहीं हो पा रहा है, सफिशिएंट नहीं पड़ पा रहा है रिएक्टेंट, तो क्या करेगा, किसी और प्रोपोर्शन में जुड़ के प्रोडक्ट जरूर बना देगा, ठीक है, प्रोडक्ट जरूर बना देगा, ठीक है। आगे क्या है देखिए, आगे हमारा आ गए डॉल्टन सर आ गए हैं। अब वो हमको अपना एटम का जो पॉस्टुलेट्स रखे थे, जो थ्योरी दिए थे, उसका लाइन बाय लाइन बताएंगे, ठीक है, क्या क्या उन्होंने बोला था, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोला था उन्होंने। डॉल्टन्स लॉ उन्होंने बोला था, ठीक है। चलिए देखिए, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या है, डाल्टन्स चलिए हम लिखते रहेंगे, बताते रहेंगे, ठीक है। बोला है मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल एंड इंडस्ट्रियल अल्टीमेट पार्टिकल्स कॉल्ड एटम। यानी भैया जो मैटर है वो सबसे छोटे पार्टिकल है, एटम से मिलके बना है, और वही क्या इंडिविजुअल है, वो एक्सट्रीमली है, उससे छोटा कोई नहीं है। देखिए हम लिख देते हैं, मैटर इज मेड अप ऑफ extremely small particles called atom, ठीक है। अगला पॉइंट, इसको हम एक्सप्लेन भी करेंगे। एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन सेम रिस्पेक्ट। एटम्स ऑफ same element are identical, ठीक है। तीसरा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट इन, क्या होगा अगला, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स are different in respects, ठीक है। चौथा, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट कैन पार्ट इन अ केमिकल कॉम्बिनेशन। एटम्स आर स्मॉलेस्ट particle which take part in chemical reaction, ठीक है। पांचवा, atoms of two or more elements combined in a fixed ratio। atoms of two different elements combine in a fixed ratio, ठीक है। छठवां पॉइंट क्या है देखिए, एटम्स कैन नॉदर बी क्रिएटेड, एटम्स कैन नॉट बी created nor be destroyed।
कैन नॉट बी क्रिएटेड, नॉट बी डिस्ट्रॉयड। और लास्ट पॉइंट है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, सेपरेशन और रीअरेंजमेंट। लास्ट पॉइंट क्या है देखिए, एटम्स ओनली, क्या है, सॉरी, केमिकल रिएक्शन involves only combination, rearrangement and separation। चलिए इस सारे पॉइंट्स को हम एक बार आपको समझा देते हैं, ठीक है। चलिए, मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। मैटर क्या है, सबसे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना और उस पार्टिकल का नाम क्या है, एटम, ठीक है। एटम ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल, जो सेम एलिमेंट अगर हाइड्रोजन का, हम अगर मान लीजिए हम नाइट्रोजन का 2 एटम लें, ठीक है, तो वो दोनों एटम क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे। जितना साइजेस वाले एटम का होगा उतना ही साइजेस एटम का, जितना इलेक्ट्रॉन इसमें होगा उतना इलेक्ट्रॉन इसमें ही होगा, ठीक है। दोनों का हर एक चीज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब ये है एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन रिस्पेक्ट। अब क्या भैया, आयरन का ले लीजिए, एक एटम आयरन का ले लीजिए, एक एटम गोल्ड का ले लीजिए, दोनों एटम को पानी में रखिए, क्या होगा, आयरन वाला सड़ जाएगा, कोरोजन हो जाएगा, लेकिन गोल्ड वाले में होगा क्या, नहीं होगा। यानी क्या है, 2 एलिमेंट के 2 एटम क्या होंगे, अलग अलग होंगे। 2 एलिमेंट है, उनके एक एटम को हम लेके कंपेयर करेंगे तो क्या होगा भैया, दोनों एटम अलग अलग होंगे, ठीक है। चलिए आगे, एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। सबसे छोटा पार्टिकल जो एटम है वही पार्ट लेता है किसमें, केमिकल रिएक्शन में। वही एक लौता वो चीज है जो केमिकल रिएक्शन को अकर कराता है और वही टेक करता है, वही मतलब इन्वॉल्व होता है केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। एटम ऑफ 2 डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन द फिक्स रेशियो। हमने अभी पढ़ा था कि भैया अगर 2 एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स एक साथ आके कंबाइन हो रहे हैं, तो वो जिस रेशियो में कंबाइन हो रहे हैं वो हमेशा उसी रेशियो में कंबाइन होंगे, वो रेशियो फिक्स हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन है तो O2 के फॉर्म में ही मिलेगा, NO2 है तो NO2 के ही फॉर्म में मिलेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के ही फॉर्म में मिलेगा, उसके अलावा और किसी फॉर्म में नहीं मिलेगा, ठीक है। एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ये सबसे मेन पॉइंट है जो कि हम आगे जब एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ेंगे तो उसमें ये पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। एटम जो है ना उसको तोड़ा जा सकता है, एटम को ना तोड़ा जा सकता है ना बनाया जा सकता है। यानी जितने एटम हैं वो फिक्स्ड हैं, उनको ना बनाया जा सकता है ना ही तोड़ा जा सकता है, ठीक है। यही लाइन बोल रहा है कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। लास्ट पॉइंट, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व ओनली कॉम्बिनेशन, रीअरेंजमेंट एंड सेपरेशन। अब क्या है, अगर हम एटम्स को तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन अलग तो कर सकते हैं ना, एटम्स को अगर हम तोड़ नहीं सकते हैं अलग तो कर सकते हैं ना, 2 एटम को हम अलग कर देंगे, ठीक है। तो यानी क्या होगा, केमिकल रिएक्शन में हमेशा क्या होता है, या तो सेपरेशन होगा, क्या होगा, सेपरेशन होगा, अलग अलग हो जाएंगे एटम्स, ठीक है। या तो कॉम्बिनेशन होगा, 2 डिफरेंट एटम एक साथ जुड़ जाएंगे, या तो रीअरेंजमेंट होगा, एक एटम इधर का हटाएं दूसरे एटम का इधर का हटाएं, दोनों को रीअरेंज कर दिए, एक का प्लेस इधर एक का प्लेस उधर, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए, अगला टॉपिक हम पढ़ाएं। अब क्या है, कोई भी थ्योरी आती है, कोई भी चीज आता है अगर मार्केट में नया, तो उस सब पॉजिटिव चीज़ें तो लोग देखते हैं लेकिन नेगेटिव भी देखते हैं। अगर आप कोई फ़ोन लेते हैं, मान लीजिए आपने कोई नया फ़ोन खरीदा, तो फ़ोन की स्पेसिफिकेशन जो प्लस पॉइंट है वो तो देखेंगे ही, लेकिन उसमें क्या क्या खामियां हैं वो भी तो देखेंगे। तो वैसे ही डाल्टन्स की भी एटॉमिक थ्योरी थी, लोगों ने इसको अप्लाई करने से पहले, अपने ऊपर सब लेने से पहले इन सब का सारा चीज पढ़ा, ठीक है। अब जब ये सब पढ़े तो साइंटिस्ट, जो और साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने उनसे सवाल भी पूछे, भैया अब बताइए ये कैसे हो रहा है। जैसे पहला पॉइंट है, इट कुडंट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बाय मास। अब अगर ये तो हमें पार्टिकल से बता दिए कि एक फिक्स रेशियो में जुड़ेगा, ठीक है, लेकिन अगर हम 1 ग्राम कार्बन लें और 1 ग्राम ऑक्सीजन लें तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ये उन्होंने नहीं बता पाया, ये वो नहीं बता पाए, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन व्हाई एटम डिफरेंट
अब ये बोलें ये एक चीज़ और एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि अगर डिफरेंट एलिमेंट है, एटम एक ही है, डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स अलग अलग क्यों हैं, इसका क्या रीजन है, तो वो रीजन भी नहीं दे पाए वो। ठीक है, आगे देखिए क्या है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन हाउ मेनी एटम डिफरेंट। अब इन्होंने एक चीज और फेल करके बताने में, क्या कि अगर एटम्स हैं हमारे पास, जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका क्या है, जो मान लीजिए अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का जो ले रहे हैं तो कार्बन और ऑक्सीजन एक साथ आ रहे हैं, तो वो किस तरह बाउंड हो रहे हैं, मतलब किस तरह जुड़ रहे हैं, उनके बीच में जुड़ने का रीजन क्या है। ठीक है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, क्या लग रहा है, ठीक है, कौन से रस्सी से बांधे जा रहे हैं, तो वो चीज उसको बताने में क्या हो गए, असफल हो गए। ठीक है, ये कुछ रीजंस थे जिनकी वजह से उनकी ये थ्योरी फेल हो गई। सही तो है, सब कुछ सही है, लेकिन क्या है, अगर आप किसी के डाउट नहीं क्लियर कर पाएंगे तो वो चीज क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक यहीं तक है। अगला टॉपिक हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, फिलहाल इसको नोट करके पढ़ लीजिएगा एक बार।